दोस्तों शार्क टैंक शो की शुरुआत से इस पर ये एलिगेशंस लगते आ रहे हैं कि शार्क टैंक इंडिया की बहुत सारी चीजें झूठी हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टार्टअप्स को किसी न किसी बहाने से फंडिंग देने से मना कर दिया जाता है, जैसे कि ये बिजनेस स्केलेबल नहीं है या ये आइडिया तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। लेकिन आज वही रिजेक्टेड ब्रांड्स कई लाखों करोड़ों का बिजनेस एम्पायर बना चुके हैं और हर साल अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। एक रेप्यूटेड फर्म की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि सीजन 1 में जो डील्स इन्होंने की थी उनमें सिर्फ 40% बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट किया गया है, जो कि वाकई में हैरान करने वाला डेटा है। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि क्या जो इस शो में दिखाया गया है वो सब झूठ था, और शार्क टैंक में जिन ब्रांड्स को रिजेक्ट किया गया था, कैसी आज इन ब्रांड्स ने ग्रोथ के मामले में हर किसी को हैरानी में डाल दिया है। तो आज हम इसी तरह के टोटल 5 ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है सिपलाइन। इसके बारे में अशनीर ग्रोवर ने कहा था कि इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भाई क्या कर रहा है तू, ये मजाक है क्या? लगता है तुम बहुत ही ज्यादा पीते। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। और इस एपिसोड के बाद सिपलाइन का काफी मजाक बनाया गया, कई सारे मीम्स वायरल हुए और इसके फाउंडर रोहित वॉरियर को भी खूब ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। दोस्तों रोहित का कहना था कि शार्क टैंक से निकलने के बाद उनकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी कि जितना कभी उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इस सबसे हटकर हैरानी वाली बात तो ये है कि सिपलाइन आज भी उसी बिजनेस में इन्वॉल्व है और तो और उसका प्रॉफिट काफी बढ़ चुका है। असल में शार्क टैंक पर इस एपिसोड के बाद सिपलाइन की काफी ट्रोलिंग तो हुई ही थी, लेकिन साथ साथ में ही इनके प्रोडक्ट्स की संख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि इससे उनका फ्री का एडवर्टीजमेंट हो गया था। हालांकि कुछ समय बाद डिमांड वापस से कम हो गई एंड रोहित को लगने लगा कि शायद इंडियंस उनके प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपने हाथ आजमाने की कोशिश की और अपने इस ग्लास के मास्क को इटली और दुबई जैसे कंट्रीज में भी लॉन्च कर दिया। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट लाइनअप को बढ़ाते हुए कॉइन साइज ट्रैवल फ्री टिश्यू को भी लॉन्च कर दिया और साथ ही एक वाइन चिलर बकेट को भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि मार्केट में मौजूद बाकी के आइस चिलर के कंपेयर में कम आइस में भी वाइन को ठंडा रख सकता था। और इन एडिशनल प्रोडक्ट्स की वजह से सिपलाइन की ग्रोथ 30x तक ग्रो कर चुकी थी। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सिपलाइन रोहित का एक साइड हसल है, जबकि उनका मेन बिजनेस तो इससे बिल्कुल ही अलग है। एक्चुअली दोस्तों रोहित वॉरियर इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हैं, जो कि वी फायर नाम से सप्रेशन सिस्टम बनाते हैं और ये इंडिया के साथ साथ फॉरेन मार्केट में भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। और इन्होंने साल 2010 में ही इस बिजनेस को शुरू कर दिया था और इन्होंने बहुत ही कम समय में सब डीलर से मैन्युफैक्चरर तक का सफर तय कर लिया था। अब दोस्तों अगर बात करें अगले प्रोडक्ट की तो वो है देसी वुड। लेकिन दोस्तों मैं श्योर हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। एक्चुअली दोस्तों इस एपिसोड को शार्क टैंक इंडिया में दिखाया ही नहीं गया था, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इसे दिखाया ही नहीं गया तो हमें इसके बारे में कैसे पता चला। दरअसल दोस्तों साल 2023 में शार्क टैंक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कुछ अनसीन पिक्चर्स को अपलोड किया गया था, जिसमें देसी वुड का नाम भी शामिल था। दोस्तों देसी वुड इंडिया का एक ऐसा ब्रांड है जो कि ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि देसी वुड अमन गुप्ता की कंपनी बोट को सीधा कम्पीट कर रहे थे। और ऐसे में नमिता थापर ने देसी वुड के फाउंडर करण शुक्ला और अनन्या मीना से पूछा कि बोट और देसी वुड में कोर डिफरेंस क्या है, तो फाउंडर्स ने भी बिना किसी हेजिटेशन के आंसर दिया कि देसी वुड मेड इन इंडिया है और इसके सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जबकि बोट के प्रोडक्ट्स चाइना से इम्पोर्ट किए जाते हैं। और अब तो इंडिया में पहले से ही चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन पर आवाजें उठती ही रहती हैं और साथ में ही मेड इन इंडिया का क्रेज भी बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अमन गुप्ता की कंपनी को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था और ये डर साफ अमन गुप्ता के चेहरे पर देखा भी जा सकता था। खैर देसी वुड के फाउंडर्स ने 14.28 करोड़ की वैल्यूएशन पर 3.5% इक्विटी के बदले में 50 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी किसी भी शार्क ने इनके ऑफर को काउंटर नहीं किया और ना ही इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाया। यहाँ तक कि शार्क टैंक इंडिया की टीम ने देसी वुड को एपिसोड से ही कट कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि अमन गुप्ता शार्क टैंक इंडिया के बाकी के सीजन में भी नजर आए और उनकी तरफ से भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना झेलने पड़े। और ऐसे में देसी वुड को निराश होकर वापस जाना पड़ा और उन्हें तो वो फ्री का मार्केटिंग भी नसीब नहीं हो सका। लेकिन इस सब के बावजूद भी देसी वुड ने मार्केट में काफी ज्यादा ग्रो किया। लेकिन जब उन्होंने शार्क टैंक इंडिया में पिच किया तो उस समय उनका रेवेन्यू सिर्फ 17 लाख रुपए था, जो कि आज 40 गुना बढ़कर 7 करोड़ रुपए हो गया है। और इस कंपनी के फाउंडर्स का टारगेट है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करके 25 करोड़ रुपए कर लेंगे। और सबसे खास बात
तो ये है कि देसी वुड ने ये सफलता शार्क्स के इन्वेस्टमेंट और फ्री विजिबिलिटी के बिना ही अचीव की है। अब बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की तो वो है कुनाफा वर्ल्ड, जो कि केक मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट कुनाफा को बनाया करते हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया के अंदर कुनाफा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। इसी को देखते हुए जमीला रूही और जमजीर अहमद ने कुनाफा वर्ल्ड की शुरुआत की और शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में अपने बिजनेस आइडिया को पिच किया। शार्क्स को ये बिजनेस मॉडल भी काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने कुनाफा की खूब तारीफ की, लेकिन उन्होंने सोचा कि बिजनेस अभी इनिशियल स्टेज में ही है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की डिसीजन हो सकता है। और इस तरह कुनाफा वर्ल्ड को शार्क टैंक पर कोई भी डील तो नहीं मिली, लेकिन ये फ्री की मार्केटिंग उनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुई। दरअसल इसके फाउंडर्स का कहना है कि ये रिजेक्शन उनके लिए किसी भी तरह का रुकावट नहीं बना, बल्कि शार्क टैंक के बाद स्टार्टअप्स को बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने का एक स्पेशल मौका मिल गया। इवन आज भी लोग कुनाफा वर्ल्ड को शार्क टैंक इंडिया के प्रेफरेंस से ही पहचानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इन्होंने कितना ग्रो कर लिया है। दरअसल उस वक्त कंपनी की वैल्यूएशन 18 करोड़ रुपए थी और शार्क टैंक में जाने के बाद बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के इस कंपनी की वैल्यूएशन 5 गुना तक बढ़ गई, और वो भी सिर्फ इंटरनल ग्रोथ और नए आउटलेट के एक्सपेंशन पर फोकस करके। और अब बात करें नेक्स्ट ब्रांड की तो वो है जयपुर वॉच, जो कि इंडिया का पहला माइक्रो लग्जरी वॉच ब्रांड है। और इन घड़ियों को ब्रिटिशर्स के जमाने में चलने वाले पुराने सिक्कों को कलेक्ट करके बनाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों इस कंपनी के फाउंडर गौरव मेहता को पुराने सिक्कों को कलेक्ट करने के साथ साथ घड़ियों का भी बहुत ही ज्यादा शौक था, और इसी शौक के चलते साल 2013 में इस कंपनी का जन्म हुआ, जिसकी वॉचेज आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास भी मौजूद है। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आने के बाद गौरव मेहता ने शार्क से 25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर 50 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी की उम्मीद थी, और सभी शार्क्स ने उनकी घड़ियों की तो खूब तारीफ की, पर लास्ट में जाकर इन्वेस्टमेंट से इनकार कर दिया। एक्चुअली दोस्तों जयपुर वॉचेस दो तरह की कैटेगरी में डील करते हैं, जिनमें पहला है प्रेट और दूसरा है बिस्पोक। प्रेट कैटेगरी में 20 से 25 हजार के बीच की घड़ियां होती हैं, और वही बिस्पोक का प्राइस 1.5 लाख से 24 लाख रुपए तक वेरी करता है, क्योंकि इनमें गोल्ड का यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इन्होंने टोटल 1.7 करोड़ की सेल की थी, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इन्होंने 1.2 करोड़ रुपए की, जिनमें से 80% रेवेन्यू सिर्फ प्रेट वॉचेस से आया था, जिसका मतलब है कि वो साल में सिर्फ 150 से 200 यूनिट ही बेच पाते हैं, जो कि शार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम है। और साथ में ही शार्क्स को वॉचेस में दो कैटेगरी होने की वजह से कुछ कंफ्यूजिंग भी लगने लगा। किसी ने कहा ये बिजनेस तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आया, तो किसी ने कहा ये बिजनेस तो स्केलेबल ही नहीं है। वहीं अनुपम मित्तल तो ये एडवाइस देते हुए आउट हो गए कि पहले तो आप जयपुर वॉच का नाम बदलकर गौरव मेहता वॉच या कुछ और कर दो, और दूसरा ये कि प्रेट कैटेगरी के वॉचेस को किसी दूसरे ब्रांड के नाम से लॉन्च करो। और इसी तरह जयपुर वॉच को बिना किसी फंडिंग के शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म से वापस लौटना पड़ा। अब बात करें नेक्स्ट स्टार्टअप की तो वो है बूज मोबिलिटी, जिसके फाउंडर है ऋत्विज दसाड़िया। ऋत्विज दसाड़िया का आइडिया बहुत ही सिंपल था कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर को रेंट पर देना चाहते थे। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में अपनी कंपनी की 15% इक्विटी के बदले में 40 लाख रुपए की उम्मीद रखी थी, जिसके अकॉर्डिंग बूज मोबिलिटी की वैल्यूएशन 2.6 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन नेगोशिएशंस के बाद विनीता सिंह और अशनीर ग्रोवर को 40 लाख रुपए के बदले में अपनी कंपनी का 50% इक्विटी देने के लिए राजी हो गए। लेकिन इसके बाद शुरू होता है ड्यू डिलीजेंस का फेज। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ड्यू डिलीजेंस एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें इन्वेस्टर्स या बायर्स किसी कंपनी की फाइनेंशियल, लीगल और ऑपरेशनल डिटेल्स को डीपली एनालाइज करते हैं, और इस प्रोसेस में वो इंश्योर करते हैं कि वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन सही और एक्यूरेट तो है। अब बूज मोबिलिटी के केस में शार्क टैंक इंडिया पर डील फाइनल होने के बाद विनीता सिंह और अशनीर ग्रोवर ने कंपनी के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना शुरू कर दिया। अब ऐसा मानना था कि ये प्रोसेस लगभग 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इतना लंबा खींचा कि इसमें 3 महीने से भी ज्यादा का समय लगने लगा। अब एक तरफ तो बूज मोबिलिटी को फंड की अर्जेंट जरूरत थी, लेकिन इस लंबे प्रोसेस की वजह से कई मीटिंग्स और इनपुट्स के बाद भी उन्हें टाइम पर फंड नहीं मिल सका, और इससे परेशान होकर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें ये डील छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 50% ओनरशिप देना भी उन्हें घाटे का सौदा लग रहा था। और इस तरह एंड में जाकर ये डील कैंसिल हो जाती है, और इसके बाद इन्होंने साल 2022 में 3 करोड़ की वैल्यूएशन पर कुछ इन्वेस्टर्स से 60 लाख रुपए रेस, जो कि शो पर ऑफर किए गए वैल्यूएशन से काफी ज्यादा थे। और इन फंड्स की मदद से बूज मोबिलिटी 3 और स्टेट में अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में ही आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर एमआरएफ आज इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, तो आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देखिए।